अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपके मिडिल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में आज का जो टास्क है वो पूरा करना है। जैसे कि वर्डिंग नज़र आ रही है, मिडिल स्टैंडर्ड प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2024-25 इसकी तैयारी के सिलसिले में आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन के सेट करवाया जाएगा। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अगर इसको तवज्जो से समझेंगे तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें एक पैटर्न के मुताबिक आपको बात समझ भी आ जाएगी और अच्छे अच्छे तरीके से इन सवालात के जवाब लिख सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरी तवज्जो से सुनें और आखिर तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। मेरी बात समझ चुके हो। इस सिलसिले में पहला क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के हिसाब से आज आपको समझाया जाएगा, तवज्जो रखें। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 12 मेंस और इफ़ 12 मेंस कैन डू अ जॉब इन 20 डेज, कि 12 लोग 20 दिन में एक काम मुकम्मल करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 10 मैन, 10 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये हमने उस जॉब के बारे में डेज को तलाश करना है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आप तवज्जो से इन चीज़ों को समझ लें कि आपके पास मैन और डेज में दो चीज़ें हैं। एक तरफ मैं यहाँ लिख लूँगा मैन और दूसरी तरफ लिख लूँगा मैं डेज। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे 12 मैन नज़र आ रहे हैं, इस तरफ लिखेंगे और इस तरफ जो जॉब है वो है डेज की सूरत में 20। यहाँ नीचे चेक कर लेंगे, यहाँ 10 मैन नज़र आ रहे हैं और यहाँ जो वर्क है डेज में वो नहीं है, इसको हम लिखेंगे क्रॉस। अब यहाँ पे जो छोटी रकम होती है, आपको सिखाया जाता है कि छोटी रकम को आप ऊपर ले जाते हैं, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह ये छोटी रकम, इसका भी ऊपर जाना पड़ेगा। अब लिखने के लिए जब आप इसको लिखेंगे तो x इस तरफ आ जाएगा, रेशियो 20 और इधर से 12 मल्टीप्लाई 10 यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर हम दो चीज़ें जो समझाने वाली हैं वो आपको हम समझा देते हैं साथ साथ। ये जो इसके अंदर ये क्वेश्चन नज़र आता है, इसको मीन कहते हैं और इस तरफ ये बार की तरफ नज़र आता है, इसको एक्सट्रीम कहते हैं। हमने इसी में काम करना है। तो हम पहले जो काम करेंगे, ये बाहर वाले को हम जो एक्सट्रीम को साइड पे लिख लेंगे 10x इक्वल टू, और जो मीन है इसको अंदर लिख लेंगे 20 मल्टीप्लाई 12। अब x वेरिएबल के साथ जो है उसकी तरतीब चेंज करेंगे, तो ये जो वेरिएबल की फॉर्म में इस तरफ नज़र आ रहा है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे इस जगह में। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12 और x का जो आपका आंसर है 24 है। यहाँ चेक करेंगे किस चीज़ के बारे में पूछा था, जॉब था और डेज में था, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे डेज। अब आपके पास यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है और ये आपका पहला आंसर है। इस क्वेश्चन में एस्टिमेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 डेसिमल पॉइंट तक और इसका रेडियस भी पता करना है। तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो पहली चीज़ हमें नज़र आती है वो है हमारे पास द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये हमें नज़र आ रही है। इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का एक फार्मूला मौजूद है, 2 पाई आर। अब इस फार्मूले के अंदर जो हमें वेरियस पता करना है, द पाई इक्वल टू हमारे पास है 3.14, ये इसकी वैल्यू है। इसको हम इसके मुताबिक ले लेंगे, फिर हम इसमें पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसको हम इसमें पुट कर लेंगे। अब दोबारा से हमने वही वर्डिंग लिखनी है जो मैं मिली हुई है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हम इस तरफ पीछे बना लेंगे,
ये हमारे पास आ जाएगा जो हमने ये ऊपर लिखा हुआ है 2πr। इसमें अब पुट करनी है वैल्यूज़, 2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई, अब पाई की कीमत ये लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3.14 मल्टीप्लाई। अब हमारे पास यहाँ जो तीसरी चीज़ है वो इसके रेडियस में हमने देखनी है, क्योंकि हमें अगर रेडियस चेक करना है तो इसकी वैल्यू में हमने आना है जो लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो वैल्यू अभी हमारे पास लिखी है इसकी, ये पहले से दी हुई है यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेंगे 23 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो 13.26 ये 148.6 सेंटीमीटर इसका जवाब बनता है। यहाँ जो वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 हो तो उससे लीव करते हैं, अगर 5 6 7 8 9 हो तो इसको फिर हम राउंड ऑफ करते वक्त आगे ले जाते हैं। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ इस वाले को हम देखेंगे कि ये बड़ी वैल्यू है तो इसका हम 1 इस तरफ लेकर आएंगे प्लस करने के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 149 सेंटीमीटर। और ये जो हम काम कर रहे थे ये था हमारे पास सरकमफेरेंस का आंसर। सर एक बात काइंडली दोबारा समझा देंगे? दोबारा समझ लें, दोबारा में देख लें कि यहाँ जो पहली चीज़ समझाई गई है वो यहाँ है एस्टिमेट करना सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल को। तो हमने इस चीज़ को एस्टिमेट करना है, इस चीज़ को, इसी को हमने यहाँ लिखकर फौरन सरकमफेरेंस का फार्मूला जो था 2πr को यहाँ लिखा। यहाँ तक समझ आया? जी सर। यहाँ तक आने के बाद अब हम जानते हैं कि वेयर द पाई की कीमत दो तरह से होती है। हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 3.14, या आप इसको लिख सकते थे 22 डिवाइडेड बाई 7 भी, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये लिख दी थी। अब पुटिंग दी वैल्यू करनी है जो हमारे पास है, तो हमने इस फार्मूले को दोबारा लिखा, इस वर्डिंग को फिर लिखा, फार्मूला यहाँ दोबारा लगा 2πr, 2 सेम रहा, पाई की कीमत जो ये बताई हुई थी ये हमने लिखी, और रेडियस की कीमत जो यहाँ मौजूद थी हमने वो लिखी। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके जब जवाब देखा तो 148.6 सेंटीमीटर निकला। इसके बाद अब पॉइंट के आगे जो पॉइंट था इसको हमने अभी डेसिमल पे लाना है, तो इधर से हमने चेक किया तो अगर वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 आती है तो हम नहीं लिखते हैं, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर चली जाती है तो उसका 1 प्लस यहाँ होता है, यहाँ पे इसका 1 प्लस होता है, तो ये 1 प्लस होने से 149 आ गया। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। जी सर। ये क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट 78961 बाय द डिवीजन मेथड। इसको हमने इस मेथड पे लेके जाना है, तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को यहाँ लिखेंगे 78961, और इसके इस मेथड को हम इस तरह डिवीजन मेथड में हम इसको करें। इसके बाद हम इसके अभी बनाएंगे पेयर्स, जोड़ा जिसे कहते हैं। तो ये देखें ये 2 हैं तो इसका पेयर ये बन सकता है, ये भी 2 हैं तो इसका भी पेयर बन सकता है। इसका सिंपल है तो ये सादा एक ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इससे छोटा हो जाए, बड़ा नहीं हो सकता। तो हम इसकी जो हिंट है उसके मुताबिक इसको देखते हैं। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आता है। अब इन वैल्यूज़ में 9 इससे बड़ा नज़र आता है और ये वैल्यूज़ इससे सही नज़र आती है क्योंकि ये 4 इससे छोटा है। तो अब यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 इधर आ जाएगा और दूसरा 2 इधर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया था 4। और इसके बाद अब इसमें हमने यहाँ इसको माइनस कर साइन डालना है। अब ऊपर जमा के 7 हैं, इसमें से 4 निकालेंगे तो जमा के 3 बच जाएंगे। अब ये पूरा एक पेयर इसके साथ लिखा जाएगा 389। इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे जो वर्क होता है इसको जमा किया जाता है, 2 में 2 को प्लस करें तो आंसर 4 आता है। अब यहाँ जो नए स्टार्ट लेना है तो यहाँ 4 लिखा जाएगा, 2 में 2 प्लस करें तो 4। अब इस डिजिट तक पहुँचने के लिए हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डिजिट है जिसमें से हम इसको बनाएंगे। तो हमारे पास डिजिट हैं, अगर हम इसको कर लें 8 के साथ, 8 को 8 से करेंगे 64 हो जाते हैं, 6 कैरी इधर आ गया, और ये 32 और 38 बन जाते हैं।
अब यहाँ देखें, इस फिगर से ये छोटी नज़र आ रही है, तो इसकी ये 8 को हम यहाँ लगा देंगे और इस वर्डिंग को हम इसके साथ नीचे लिख देंगे 384। और इसको जब हम बनाएंगे तो इस तरह से ये 8 आपके साथ इधर भी लिखना ज़रूरी है, इधर से माइनस का साइन हो जाएगा, 3 से भी नहीं, इससे भी नहीं, 9 में से निकाले तो यहाँ फिर 5 बन जाते हैं, 8 और 8 0 हो जाता है, 3 और 3 ख़त्म हो जाते हैं। अब लास्ट पेयर की बारी है, इसको उठा के हम यहाँ लगा देंगे और इस तरफ अभी 8 में हमने 8 को प्लस करना है, 48 में 8 को हमने प्लस करना है, 8 और 8 16 16 होते हैं और 1 कैरी इधर चला जाता है तो ये 5 आ जाता है। ये बात समझने की है कि जब इसको 8 में 8 करेंगे प्लस तो यहाँ 6 आ जाएगा और 1 कैरी इधर चला जाएगा तो ये 56 अब लिखा जाएगा ऐसे। ये 48 में 8 प्लस करें तो 56। अब यहाँ 1 है तो हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसको 1 कर लें तो हमारे पास यहाँ इस जवाब के लिए आसानी है। और डिवीजन मेथड में जब हमने 1 किया था हम यहाँ लिख दें तो यहाँ नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो आपका भी आंसर वहाँ मिल गया है 7 8 9 6 1। हमारे पास जो आंसर है 281 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके चेक भी करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ चुका है। डी। अब यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ द रूम के बारे में बात की जा रही है, इसको आपने देखना है और ये 1331 FT क्यूब में है और पता करने वाली चीज़ है, लेंथ पता करनी है इस रूम के लिए। तो हम इसी को सबसे पहले जो हमारे पास वर्डिंग मौजूद है हम लिख लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज इक्वल टू 1331 T क्यूब। जब हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं तो यहाँ अभी आपको बताने का मकसद जो नज़र आ रहा है वो यह है कि क्यूब में जो साइड्स होती हैं वो 3 होती हैं, 3 अतराफ में ये इसका आंसर बनता है। तो हम इस अब क्यूब है तो यहाँ पे आपके पास ये मिल जाएगा अंडर रूट ये। अब इसको सॉल्व करेंगे 1331 को, जब इसका एलसीएम करेंगे 1331 को यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये जो बन रहा है 11 से, 11 1 जा 11, 1 कैरी 2 बच जाएंगे, तो इधर चेंज हो जाएंगे 23 हो जाएगा, 23 2 पे करेंगे तो 22 फिर 1 बच जाएगा, 1 कैरी 11 हो जाएंगे, 11 1 जा 11। अब जब इसको करेंगे 11 1 जा 11 बनते हैं, 11 11 बनते हैं 121 और लास्ट में 11 को मल्टीप्लाई 1 कर। अब यहाँ देख लीजिए कि ये 3 टाइम 11 नज़र आ रहे हैं और अंडर रूट ये 3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, अब यहाँ 11 3 में है तो हम इसको क्यूब कर लेंगे यहाँ पे और अंडर रूट यहाँ 3 इसके ये बार की तरफ नज़र आ रहा है। इसके बाद ये अंडर रूट को हम काट देंगे यहाँ पे जो जिसके साथ मौजूद है, ये अंडर रूट आपके पास यहाँ कट जाएगा। तो अब आपके पास आंसर जो निकलना चाहिए वो 11 में निकल रहा है कि ये जो हमारे पास आंसर निकला वो 11 है। क्वेश्चन अभी शुरू हो गया, फाइंड द पावर सेट। इसके अंदर पावर सेट ढूंढने के लिए सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें ढूंढ लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो हम इसको लिखते क्या है n, n में हमारे पास यहाँ चेक होगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एलिमेंट हमारे पास यहाँ जो फाइंड हो गए वो हमारे पास ये 3 मिले। अब हम मज़ीद इसके नंबर ऑफ पावर सेट ढूंढेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास पावर सेट का है सिस्टम वो हम जान लें। तो हम इस नंबर ऑफ पावर सेट को जानते हैं कि वो जो लिखा जाएगा नंबर ऑफ सबसेट, ये बनते हैं हमारे पास, जानते हैं कि फार्मूले में हमारे पास है 2n से बनता है। अब 2n में जो वर्किंग होनी है वो सेम है, 2 इधर ही रहेगा अपने पास। ये जो 3 एलिमेंट थे वो इस n की जगह में, इस n की जगह में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है 2 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास इसका जो फाइंड होने वाला है वो है हमारे पास ये नंबर ऑफ सबसेट में 8 है। अब इसकी हमने पावर सेट बनानी है और पावर सेट के लिए हम अपना काम शुरू करते हैं। लिखेंगे हम पावर सेट, पावर सेट। इस सेट को जो भी आपने नाम लिखे है वो हम लिख लेते हैं, हमने इसको एस का नाम दिया है। इसके अंदर पाए जाने वाले
जो है सेट उसको देखेंगे तो सबसे पहले जो सेट होता है इसमें पाया जाता है वो एम्प्टी सेट होता है। फिर इसके बाद एम्प्टी के बाद में चेक कर लेंगे पाए जाने वाला सिफर है। फिर इसके बाद 2 है और इसके बाद 4 है। अब जब चेक किया तो यहाँ पे 3 एलिमेंट जो सिंगल आ रहे थे खाली सेट के साथ 4 नज़र आ रहे हैं। फिर अब 2 2 का पेयर जोड़ लेंगे तो पहला आ गया 0 2 के साथ, दूसरा आ गया 0 और 4 के साथ, और अब तीसरा आ गया 2 और 4 के साथ। और लास्ट चेक कर लेंगे तो लास्ट हमारे पास ये एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा 0 2 और 4, और इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर देंगे। यहाँ जगह कम थी तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिए, आप अपने हिसाब से सीधा भी लिख सकते हैं। अब इनको गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 8 पूरे हैं तो इसके मुताबिक आपका आंसर निकल गया। फाइंड द सी डी एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट थ्रू द वेन डायग्राम। तो पहले हम इस सी और डी के सवाल के आंसर को तलाश करेंगे तो हम लिखेंगे सी माइनस डी इक्वल टू, सी की रकम पहले आ जाएगी, सी की रकम है 11 12 13 14 और 15, और माइनस डी की रकम हमारे पास है 14 16 18 और 20। यहाँ पहुँच के हमें जो चीज़ नज़र आ रही है कि जो इसके एलिमेंट इधर पाए जाते हैं वो सिर्फ ये 14 नज़र आता है और नहीं। तो हमने जो कोशिश करनी है कि हम सिर्फ इस सी के आंसर में जो बच जाती है वो लिखते हैं। अब इसका आंसर निकल आएगा हमारे पास 11 12 13 और 15। अब ये तो हमारा सी का डी का रिजल्ट तो आ गया। अब हम बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास एक सर्कल बनेगा दो तरफ से इस तरह। एक का नाम आप रख दें, जो पहला वाला है पहले का नाम रखते हैं सी और दूसरे का नाम रखते हैं डी। अब इन दोनों में जो चीज़ मिलती थी वो ये था 14, ये इनके दरमियान आ जाएगा ऐसे, और बाकी एलिमेंट आप इसमें लिख देंगे। सी के एलिमेंट जो थे इधर बच गए थे वो इधर आ जाएंगे 11 12 13 और 15, और जो डी के एलिमेंट थे वो इधर आ जाएंगे 16 18 और 20। इसके बाद जिस सेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है सिर्फ उसको आपने यहाँ से लाइन लगानी होती है। ये आपका भी आंसर आ गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। ये 1 का जवाब हो गया। नंबर 2 इस तरफ है एस्टिमेट सरकमफेरेंस वाला, ये जवाब 149 आ गया। सी आपके सामने है इस तरफ डिवीजन मेथड में। ये साइडों पे दोनों तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये रफ अम्बल नज़र आ रहा है, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी, और इसका आंसर ये नीचे रहा है 281। इसके बाद हमने इस बोर्ड पे जो मज़ीद काम किया वो था क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने है जिस पे हमने वैल्यू निकाली थी। फिर इसके बाद अब आपके पास आंसर ई का है जिसमें आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी ढूंढे और उसके बाद सबसेट बनाए, फिर उसके बाद ये पावर सेट बताए, और एफ़ हमारे पास ये है जिसमें सी डी को आपने चेक किया और ये इसका आंसर बनाया। फाइंड द क्वेश्चन इसके लिए बनाने हैं तो हम पहले इस रकम को जो इधर है और डिवाइड इससे करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे अंदर x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 15, और इसको इसके साथ हम डिवाइड करेंगे x माइनस के 4 के साथ। अब मुझे ये चाहिए, इसे हल करना है और मेरा रकम का जवाब ये आ जाए तो मैं किससे करूं इसको हल, तो मैं इसको सिर्फ x से करूंगा। x की पावर 1 1 सा 1 ही रहेगी, लेकिन ये जो इस तरफ ऊपर है ये x के स्क्वायर हो जाएंगे। अब जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 4x हो जाएंगे। अब मेरा ये वाला जिससे मल्टीप्लाई हुआ था x इधर आ जाएगा, और ये x पहले से लिखा हुआ है, माइनस के 4x इधर आ गए। अब यहाँ पहुँच के मैं इनको साइन चेंज करूँगा, ये साइन लाजमी चेंज करते हैं। साइन चेंज करने से अब इस तरफ वाला कट नज़र आ रहा है, और बड़ी रकम अब मेरे पास 7 की माइनस में है और प्लस यहाँ छोटा है, तो मैं माइनस के 7 में से 4 निकालूंगा तो मेरे 3s लग जाएंगे और ये रकम एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब मुझे ये रकम हासिल करनी है तो मैं दोबारा से इसको भी
x माइनस 4 को मुझे जो चाहिए माइनस का 3x चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 3 लेना पड़ेगा। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो पहला माइनस 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे। अब जिससे बना था माइनस 3 इधर लगा दूंगा और जिससे सॉल्व हुआ था वो इधर आ जाएगा। ये 3 4 सा 12 होते हैं, तो यहाँ 12 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 सा 12 ये लिखा गया। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो यहाँ से इसका भी कट नज़र आ रहा है, लेकिन ये 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। अब दो चीज़ें जो उसने पूछी हुई थी, एक ये वाला हिस्सा था जिसको हमने बताना है क्वेश्चन का, तो हम लिख लेंगे कि इसका ये आंसर है, ये ऊपर वाला x माइनस 3 ये आंसर निकल आया। और जो नीचे ये रकम बच गई इसको लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंड हमारे पास रिमाइंडर बचने वाली रकम को कहते हैं, वो ये आपका आंसर निकल आया। 7 randomly pick a card from a pack of the well shaped 52 प्लेइंग कार्ड में से। तो हम जानते हैं, थोड़ा सा जहन में रखें कि जो ये किंग कार्ड हार्ड होते हैं ये इसके अंदर एक होता है, तो 52 पे करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 52 ये 1 ही पाया जाता है। अब यहाँ दूसरा है जो ब्लैक वाले कार्ड हैं ये डबल होते हैं 13 प्लस 13 और जो टोटल कार्ड की जमा है वो ये मौजूद है। इनको इकट्ठा करेंगे 26 52 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग जो आएगी 26 1 से आ जाएगी और 2 पे करेंगे तो 1/2 इसका आंसर निकल आएगा। अब ये पिक्चर कार्ड होते हैं ये उसमें 12 पाए जाते हैं। 12 52 को करेंगे तो इसके टेबल में कटिंग आएगी। अब इन दोनों के टेबल में हमारे पास 13 जो वर्किंग करेंगे तो 3 के टेबल में 4 से बनेगा, 3 4 सा 12 और 13 4 सा आएगा 3 और 13 इसकी कटिंग आ गई। तो ये दो, पहला जवाब ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है और तीसरा हमारे पास ये जवाब नज़र आ रहा है कि जब इसको 3 4 से 12 करेंगे और 13 के साथ करेंगे तो फिर ये जवाब आपके पास निकल आएगा। ये इसका आंसर। यहाँ इसमें ये सवाल जो लिखा है कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस, तो हमारे पास ये भी मौजूद है, ये भी है और ये रकम है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको मीन पता करना होता है इसको आप फार्मूले पे लिखते हैं। जो हमारे पास है x के परिवार इक्वल टू होता है सम ऑफ द x और नीचे इसके नंबर आ जाते हैं। ये फार्मूला आपको याद रहे, जिसके मुताबिक आपने अभी कीमत डालनी है। अब मीन आपके पास इधर है, अब सम हमने लगाना है तो सम ये लिखा हुआ है 3 + 7 + 10 + 12 + 15 और नंबर गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 ये। तो हम n नंबर हम चेक करते हैं तो n नंबर हमारे पास यहाँ इसके 5 बनते हैं। तो आइए ऊपर वाले नंबर आपके पास आ गए, अब इनको जमा कर लें तो हमारे पास आ जाते हैं 10 20 30 40 47। अब 47 इधर आता है। अब 47 को जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ 5 पे, तो अब 6 पे देख लें, 9 पे देख लें 45, 9 पे 45 आते हैं, 2 बच जाते हैं। पॉइंट लगाएं या 0 और 4 पे करेंगे तो 20। तो इसके आंसर में जो हमारे नज़दीक तरीन आंसर है ये बन रहा है हमारे पास, ये मीन का आंसर बन रहा है। अब आपको दूसरा आंसर बताएंगे जिसमें हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो एक तरफ हम इसके वेरिएंट को देखेंगे जो लिखेंगे x आ जाएगा और दूसरी तरफ हम इसका x का स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह दो, और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह, उस बॉक्स में हम कीमतें कर लेंगे। ये इस तरह का बॉक्स आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें जो कीमतें हमने डालनी है वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे, पहला 3 7 10 12 और 15। अब इसका मतलब है स्क्वायर का इसी 3 को 2 टाइम करें, 3 को 2 टाइम करें तो ये 9 जवाब निकला, 7 को 2 टाइम करें तो 49 जवाब निकला, 10 को 2 टाइम करें तो हमारे पास 100 जवाब निकला, 12 को स्क्वायर करें तो हमारे पास आते हैं 144। और इसी तरह 15 को जब आप 15 पे करेंगे तो 15 का भी स्क्वायर बनता है 225 के करीब बन जाता है, तो ये 225। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब निकलेगा 47। इस सब का टोटल कर लें तो इसका टोटल
एग्जाम्पल आपके पास बन जाएगा 527। ये रफ अमल का काम है, ये जो किया गया है। आपका सॉल्यूशन इधर शुरू है। अब इधर से पूछने के बाद इसकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन की तरफ हम जाएंगे, तो इसको हम हल करेंगे, जिसको आप एस डी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला आपके पास याद रहे कि वो इस टाइप का होगा कि ये जो ऊपर की वैल्यू है सम ऑफ द एक्स का स्क्वायर नंबर माइनस ब्रैकेट आती है होल स्क्वायर है, और अंदर आपके पास आता है सम ऑफ द एक्स नंबर के साथ। जब आप इस स्टैंडर्ड डेरिवेशन को हल करने लगेंगे तो आपके पास ये जो जवाब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो नज़र आ रहा है, ये आंसर है 527, और एन नंबर हमारे पास है जो गिनती किए थे हमने, यहाँ पे 5 थे, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आगे इसका नंबर है, ये एन सम ऑफ द एक्स है, तो एक्स का टोटल यहाँ इस जगह में पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ लिख देना है 47, और नीचे एन नंबर हमारे पास अगेन 5 है, लेकिन ये होल स्क्वायर में। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब इसको 500 को हमने ऊपर की तरफ ले जाकर इसको हमने सॉल्व करना है। तो जैसे ही हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जवाब निकलेगा 105.4, और इसकी वर्किंग जब स्क्वायर करेंगे तो जवाब आएगा 2209, और 5 को 2 दफ़ा करेंगे तो 25। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको हमने इसी तरह करना है, एस डी को 105.4 माइनस इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे तो 88.36 के करीब आ जाएगा। अब इसमें से इसको निकालना है हमने, एस टी के आंसर को इसमें से निकालना है। जब हम इसको इसमें से निकालेंगे तो 17.04 के करीब आ जाएगा। अब जब इसको अंडर रूट से हमने सॉल्व करना है तो ये मज़ीद इधर जगह नहीं है, तो मैं इधर नीचे बना देता हूँ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जवाब हमारे पास निकलेगा 4.127, और 4.127 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे आगे ले जाकर तो जवाब निकलेगा एस डी का हमारे पास 4.13। ये इसका आंसर है जो अभी आपने ये चेक किया। अब पोल ऑफ लेंथ जो बताई जा रही है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेंथ है आपकी 12 मीटर्स में। इसी तरह यहाँ पे सपोर्टेड वायर बताई जा रही है, तो वायर का आंसर आपके पास इसमें मौजूद है 13 मीटर में। आपको इसके अंदर जो वर्किंग पता करनी है वो डिस्टेंस बताना है इन दोनों में आपने डिस्टेंस बताया। तो पहला हम इसमें से नोट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा अ पोल ऑफ लेंथ इक्वल टू 12 मीटर, और दूसरी जो चीज़ आपने अभी इसमें से करनी है वायर के बारे में, तो हमें लिख लेंगे वायर, दूसरा हम लिख लेंगे वायर के बारे में। वायर की लेंथ या लॉन्ग जो बताया जा रहा है वो है हमारे पास 13 m के साथ। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फिथागोरस का एक फार्मूला होता है, उसके मुताबिक आप इसको लिखेंगे बाय द यूजिंग ऑफ फिथागोरस थ्योरम। इसके मुताबिक आपने इसको अभी हल करना है। अब वो फार्मूला क्या आपके पास जो हल करना है वो आपको याद होगा, सी का स्क्वायर इक्वल टू हम करते थे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको हमने इस फार्मूले के अंदर कीमतें ऐड करके हल करना है। हम देखते हैं कि इसकी कीमतें हमारे पास जो आनी है वो हमने इसमें सेट करके लिखनी है। तो आपके इस पोल के अंदर जो लेंथ वाला पोर्शन नज़र आ रहा होगा वो 12 में नज़र आ रहा है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे 12 के अंदर, और जो बी साइड नज़र आ रही है आपके पास वहाँ पे आंसर हमारे पास जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, जिसको हम सपोज करेंगे x के साथ, और तीसरी रकम जो c है वो आपके पास आ जाएगी 13 m के साथ। अब जब 13 को करेंगे तो 169 मीटर स्क्वायर, जब इसको वर्किंग करेंगे इस तरफ तो हमारे पास आ जाएगा 12 को 2 टाइम 144, और x का आंसर नहीं है। 169 अपनी जगह में रहेगा, ये 144 यहाँ पे माइनस में इक्वल के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जब इस 169 में से इसको निकालेंगे तो आपके पास 25 x का स्क्वायर ये बच जाता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है अभी आपको कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम करेंगे टेकन बोथ साइड स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा।
यहाँ पहुँच के 25 का आपको अभी लेना पड़ेगा एलसीएम। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब 5 के ऊपर यहाँ आपके स्क्वायर आ जाएंगे इस तरह, और ये वाले कट जाएंगे x की फॉर्म में। अब जब इसको भी इधर से काट लेंगे तो आज x का आंसर आपके पास निकल आएगा 5। अब ये जो 5 आपके पास है ये इसका आंसर है। फिगर OA एंड द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ इस लेंस के इधर एक इमेज पड़ी हुई है, और जब इस इमेज से देखते हैं तो इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है इसका फासला फ्रॉम द लेंस ऑफ द साइज इज ट्वाइस। और अगर उसको 2 गुना कर दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट की क्या कीमत है। तो हम इसमें सबसे पहले जो हमने लिखना है वो डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, इस पॉइंट पे मौजूद है, तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ एमएच की तरफ जाता है। तो अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास जो दी की रकम है वो हमारे पास यहाँ 10 में नज़र आ रही है, 10 सेंटीमीटर में। और इसी तरीके से अब जो यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो जब इसको हम ट्वाइस करेंगे इसके मुताबिक, तो ये ट्वाइस 2 गुना हो जाएगी इस एमएच की डिस्टेंस को। हम अभी लिखेंगे यहाँ डिस्टेंस ऑफ एमएच इक्वल टू ट्वाइस की जगह में 2 आ गया, और मल्टीप्लाई आपके पास 10 ऑलरेडी सेंटीमीटर में ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसको करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 सेंटीमीटर आपके पास ये एमएच का डिस्टेंस फाइंड हो चुका है। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है DEF, और इसके वर्टेक्स हैं, पहला बताया गया है D पे 2/8 का, दूसरा बताया गया है E पे 4/4 का, और तीसरा बताया गया F पे 10/2 का। और यहाँ जिस वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा वो पहली वैल्यू x होगी इसके मुताबिक, और दूसरी वैल्यू y कहलाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ट्रायंगल जो आपके पास है DEF, इसके जो वर्किंग है वो आप शुरू करेंगे तो वेयर D जो आपके पास है वो आपके पास है 2/8 का, और जो यहाँ आपके पास E है वो आपके पास है 4 और 4 का, और यहाँ आपके पास F है वो 10 और 2 में नज़र आता है। अब इसके कोऑर्डिनेट को जो आप चेक करेंगे कि जो आप इसके कोऑर्डिनेट आपने बनाने हैं उसको आप देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पहला आ जाएगा ट्रायंगल में D E और F के साथ। अब इसमें हम देखेंगे तो ये तो पेयर इधर नज़र आता है कि जो D की वर्किंग हमारे पास है, E की है और F की है, वो 2 और 8 के साथ है, और यहाँ 4 और 4 के साथ है, और 10 और 2 के साथ है। अब यहाँ जब इसको हम सेट करेंगे यहाँ वर्किंग में आंसर के लिए, तो यहाँ आपको इसके मुताबिक इसको देखना है। अब मेरा यहाँ ये वाला जो वर्किंग है ये x कहलाती है पहली, और ये दूसरी वाली y कहलाती है। तो यहाँ मेरे पास 2 है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूँ 1/2 के साथ, तो मेरा जवाब यहाँ से कट के आएगा, 2 2 से कट जाता है तो पहला निकलेगा 1। अब दूसरा मेरा y है, इसको मैं देखूँगा तो y का 8 है, तो यहाँ मेरा y का है मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब मेरा जवाब यहाँ दूसरी वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह इसको मैं चेक करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1/2, और जब इसको कट करूँगा 2 2 ज़ा 4, तो इसका जवाब पहले का आएगा 2। अब दूसरे को रख के चेक करूँगा यहाँ पे इस y के साथ 1/2 के साथ ये कट के आएगा, तो इसका जवाब भी 2 2 ज़ा 4 2 आ जाएगा। अब तीसरे को चेक करूँगा तो यहाँ फिर मेरे पास 10 है मल्टीप्लाई x में लिखा हुआ है 1/2, जब इसको कट करूँगा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इसका जवाब आ जाएगा। अब 2 इधर लिखा हुआ है तो दूसरे 2 को मल्टीप्लाई इस y से 1/2 से करूँगा तो इसका जवाब निकलेगा 1। अब ये दो जो आपके पास बन के आए कोऑर्डिनेट, ये वाली जो वर्किंग है ये इसकी कोऑर्डिनेशन में आ रही है, और ये जो आपको दिया गया हिस्सा था, अब ये आपके पास आंसर है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में -3x + 8, अब ये जो साइन नज़र आ रहा है ये बड़े के लिए, ग्रेटर के लिए, कि 8 बड़ा है 3 से, एंड शो द सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ के ऊपर बताना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पे चेक करेंगे कि सब्सट्रैक्टेंट फ्रॉम द बोथ साइड कौन सा एरिया आता है, और इसमें किस तरह हल होना है, या एडिंग में आना है। हम इसको सोल्यूशन शुरू करते हैं।
-3x प्लस के 8 और यहाँ हमारे पास जो साइन है 3 के साथ है। हम इस साइन के साथ यहाँ चेक करेंगे कि जो वैल्यू नज़र आ रही है आपको इस वक्त यहाँ पे, इस टाइम यहाँ पे 8 नज़र आ रही है, तो हम इसको अभी चेक करके सब्सट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। अगर ये ऐड है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर सब्सट्रैक्ट है तो ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं इस वैल्यू को। सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 8 ऑन बोथ साइड, हम इसको वर्क करेंगे। तो हम लिखेंगे दोबारा इस सवाल को, -3x प्लस के 8, यहाँ पे माइनस के 3। हमने जो काम किया था अब सब्सट्रैक्ट करना था, -8 यहाँ पे भी, -8 यहाँ पे भी, जो आपको सिखाया गया। अब ये दोनों यहाँ से कट हो गए, माइनस के 3x यहाँ बच गए और यहाँ पे बड़ी वैल्यू माइनस की नज़र आ रही है, तो माइनस के 8 में से 3 निकाले, माइनस के यहाँ 5 बच गए। अब यहाँ जो चीज़ दिखने वाली है, दोनों तरफ साइड में साइन माइनस की नज़र आ रहा है। अगर दोनों सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं। अब जवाब आपके पास जो निकलने वाला बनता है वो हमने इस वेरिएबल को लिखना होता है, 5/3 ये नीचे चला जाता है। ये आपके लिए जो साइन बन रहा था ये था कि x हमारे पास बड़ा है 5/3, और ये जो आप माइनस देख रहे हैं ये दोनों के सेम थे, इसलिए हमने कट कर दिया। अगर आप कहते हैं यहाँ लिखें तो इसके भी माइनस, तो ये जब इस तरफ आते हैं तो ये दोनों फिर कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग नहीं लिखते। अब हम फिर बता देते हैं कि यहाँ से हमने जो उठाना है, यहाँ x उठाना है और यहाँ बड़े का साइन है 5 मौजूद है यहाँ, और इस वेरिएबल का 3 इधर आ जाएगा, और ये बता रहा है कि ये x बड़ा है यहाँ से 5/3 से, और ये दोनों साइन जो नज़र आ रहे हैं ये दोनों आपके पास अब कैंसिल हो चुके हैं। पॉइंट आपको समझाने वाला ये कि जब मैं इस 5 को, ये 3 को इस पर मैं डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने पे मेरे पास जो आंसर निकलता है, इस साइनों के चेंज पे ये साइन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है और 1/6 इसका आंसर निकलता है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5/3, 3 1 जा 3, 2 कैरी हो गया, अब 3 छोटा हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 6 3 करेंगे तो 18 हो जाते हैं, 2 लगाएंगे, इसका मतलब अब ये मज़ीद 2 हो जाते हैं, फिर 2 लगाएंगे तो ये चलता जाता है। तो आप इसको यहाँ से 1.6 पे इधर रोक देते हैं। अब यहाँ इसका मतलब आपके पास जो आने वाला सोल्यूशन है 1 पॉइंट पे आ जाए, तो 1 पॉइंट के लिए जब आप बनाएंगे तो आप इसकी तरतीब कर लेंगे कि ये एक आपके पास यहाँ फुटे की मदद से बना लीजिए, दरमियान सेंटर में चेक कर लें, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ये 1 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 2 आता है, ये 1 ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 3 आता है। इस तरफ माइनस शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये -1 हो जाते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये -2। इसी तरह हम इसको 10 तक इधर तक चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पहुँच के जो हमने जो चीज़ समझाने हैं वो हमने चेक करनी है कि हमारा आंसर किस में आता है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ 1 नज़र आ रहा है, तो ये इसके इधर से मिल जाएगा हमें, कि 1 के हम आगे चले जाएंगे और 6 पॉइंट ये 5 के दरमियान इधर से शुरू होता है, हम यहाँ से उठा लेंगे और इस पॉइंट को आगे की तरफ इस तरफ प्लेस कर देंगे। ये वो पॉइंट है जिसमें 1.5 का मतलब है कि इस 5 से आगे होगा, तो 1.61 इस जगह में, ये 0 से आगे ये 1 शुरू हुआ, 1 और 2 के दरमियान से इसको उठाएंगे, ये ग्राफ पे आपने लिखना है, और ये आपके दोनों आंसर अब मिल गए, एक ये मिल गया और ग्राफ पे बनाने पे ये आंसर मिल गया। एक्सपेंड करना है इसको, इस फार्मूले इसको चेक करके एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले आप इसके फार्मूले की तरफ चले जाएंगे, बाय द यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास इसके मुताबिक स्क्वायर में आता है, वो आपके पास बन जाता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब फर्स्ट है तो आएगा a का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ 2 मौजूद है, तो पहली आपके पास a आ जानी चाहिए, दूसरी b आ जानी चाहिए, और b आपके इस तरफ है तो b का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab इसमें से बनता है इसके फार्मूले के लिए। अब इसको इस फार्मूले में इस कीमतों को रख के चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। a की जगह में आएगा 9x और जमा आएगा ये 6y। अब ये पहली रकम a कहलाती है, तो अब 9 को हम चेक करके इसको हम लोग तरतीब में लेकर आएंगे, तो हमारे पास ये 9 का आंसर हमारे पास आया स्क्वायर में 9x का स्क्वायर,
और इधर पहले हम इसको बना लेते हैं कि आसान हो जाए। दूसरी तरफ b का स्क्वायर बनाएंगे तो ये इसका स्क्वायर जमा 2 आया, और इधर a की जगह और b की जगह में जो हमने कीमतें रखनी है वो ये सेम है, जो अंदर पड़ी हुई है। ये a की कीमत इधर आ जाएगी 9x, b की कीमत 6y इधर आ जाएगी। अब इसको हम देख लें कि हमारे आंसर में सॉल्व हो रहा है, तो हम 9 को 2 टाइम्स करेंगे, 9 9 81, x का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इनको हम इकट्ठा कर लें तो 2 9 ज़ा 18, 18 9 ज़ा 60, तो इसको कर लेंगे 180, x भी है y भी है, और जमा 6 को 2 टाइम करेंगे 6 6 ज़ा 36 और y का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास शक्ल नज़र आई, ये जवाब का आंसर है सवाल। यहाँ देख लीजिए कि पहली जो वर्किंग नज़र आ रही है 4000 ब्रिक्स ईंटें हैं, और दूसरी ये कॉस्ट नज़र आ रही है, और आगे देख लें द कॉस्ट ऑफ द 9000 ब्रिक्स की है। तो हम इन चीज़ों में चेक करते हैं, तो इसका मतलब ब्रिक्स 2 टाइम्स है, तो हम इधर लिख लेंगे पहले ब्रिक्स, और दूसरी रकम आपके पास कॉस्ट है, ये कॉस्ट लिखें या रुपीज़ लिखें, ये आपके पास आ गई। यहाँ से पहली रकम आपके पास 4000, और यहाँ देखते हैं 2500 और 00। फिर यहाँ नज़र आ रही है ब्रिक्स 9000, और यहाँ पे और आपको कॉस्ट नहीं मिली। व्हाट इज़ द कॉस्ट, आपको ये ढूंढना है, तो आप इसको एक्स कर देंगे। अब आगे इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारे पास मीन एक्सट्रीम के लिए बन रहा है। तो ये रकम आपकी छोटी थी इधर जा रही है, और ये रकम जो आपके पास इधर नज़र आ रही है ये ऊपर जा रही है। तो इसको पहले लिख लेंगे x रेशो 2500, और दूसरी रकम इधर लिख लेंगे 9000, और इसकी भी रेशो लिख लेते हैं, रेशो 4000। अब ये जो इसके अंदर बनने वाली रकम है दो नज़र आती हैं, ये जो अंदर नज़र आ रही है ये आपके पास इसकी मेन नज़र आ रही है, और जो बाहर इस तरफ नज़र आ रही है ये एक्सट्रीम नज़र आ रही है। तो हम इसको देख लेंगे, एक्सट्रीम को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे 4000x इक्वल टू, और इनको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे 2500 मल्टीप्लाई 9000। वेरिएबल की वैल्यू अंदर आनी है, x लिखा रहेगा 2000 और 9000 डिवाइडेड बाय ये 4 जो था वेरिएबल वाला, इसके साथ यहाँ लगा दिए। अब इसकी यहाँ पे कटिंग नज़र आती है, तो हम सबसे पहले क्या करें, ये 3030 से हम काट दें। कटिंग के बाद अब आपके पास जो नया डिजिट नज़र आता है वो बनता है 2500 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको चेक करेंगे इसके आंसर को बनाने के लिए, तो यहाँ रफ में बना लें 2500 9 से करें 1 2 3 4 9 0 0 9 0 0 9 0 9 0, और 9 को 5 से करें 45, 5 आया और 4 यहाँ कैरी हो गया, 9 2 से 18 और 4 उसमें ऐड कर लें तो 22। अब इनका जवाब निकला 22500 और इसका आप 4 पे आप जब डिवाइड करेंगे तो इसके आंसर आपके पास आ जाएंगे 2500 और 002। इसको अपने 222 500 4 पे आप कर रहे हैं। जब आप 4 पे करेंगे तो पहला 4 5 ज़ा बनता है 20, इसमें से माइनस करें तो 2 आ जाता है, और ये 500 अब फिर पेयर आ गया यहाँ पे 25 का। अब हम इसको 4 के टेबल को चेक करेंगे, 4 6 ज़ा 24। अब आपके पास यहाँ पे फिर 1 बच गया 0000। नेक्स्ट में चेक करेंगे आप इस पे जाने के लिए, तो आप 2 के करेंगे 4 2 ज़ा 8, 10 में से 2 बच गए, तो अब इसके बाद 000 आपके पास यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब आगे इसको देखेंगे किस टेबल पे जाए, 4 5 ज़ा 20 लिखेंगे, अब 00 है एक ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पे, ये आपका आंसर। इसको लिख लेंगे 5625, जो एक ज़ीरो लगाया था इसके साथ ये आंसर आपके पास निकल आया। फाइंड द एर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल का एक्स की कीमत 30 डिग्री बताई हुई है, और ये रेडियस उसका 40 सेंटीमीटर है। हम इसको एर्क को करने के लिए सबसे पहले आप उसके एक फार्मूले जो लेंथ के लिए होता है वो नोट कर लें। तो ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई होता है 2 पाई रेडियस से। इसके अंदर अब फार्मूले को सॉल्व
फार्मूले के अंदर कीमतें रखेंगे। अब ये x की कीमत तो ये लिखी हुई है, तो x की जगह में लिखेंगे 30 और 360 इसके नीचे है, मल्टीप्लाई 2 सेम रहा। और पाई की कीमत जो आपको पहले इससे पहले याद कराई हुई थी कि पाई की कीमत होती है हमारे पास 3.14। इस कीमत को यहाँ लिख देंगे 3.14। और ये 2 होने के बाद अब तीसरी चीज़ है आपके पास रेडियस। अब रेडियस हमारे पास ये 14, इसको 14 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप 0 0 से भी काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 कर सकते हैं इसको, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब जो वैल्यू इस तरफ नज़र आती है इन सबको डिवाइड करें इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई 314 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर और इसको 12 के साथ। जब इसको आपस में आप सॉल्व करेंगे तो जवाब निकलेगा 37.326। इसको राउंड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू नज़र आती है। ये वाली इधर से बड़ी वैल्यू है 6 की, तो एक इधर जमा हो जाएगा 2 में, तो 7.33 ये इसके लिए आंसर निकला। मॉर्गन लॉ, तो इस तरफ देखते हैं तो ये आपके पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है और इक्वल के उधर राइट पे नज़र आ रहे हैं। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को हल करते हैं। हम लिखते हैं A यूनियन B का सिंपल सा, हम इसका सबसे पहले यूनियन बनाते हैं। तो A सेट हमारे पास मौजूद है, ये पड़ा A B C D, यूनियन बनाना है। और यूनियन B हमारे सेट मौजूद है E F G H। इन दोनों का जब हम यूनियन बनाएंगे, याद रहे कि जो ये लफ्ज़ है ना, ये यू लिखा हुआ है। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों में से सारे लेने हैं और जो 2 दफ़ा आए हुए हैं उनको एक मरतबा लेना है और तरतीब से लेना है। तो हमारे पास जो यूनियन की तरतीब है, पहले ए आना चाहिए, B C D, फिर इस सेट में E F G H। ये हमारे पास इसका यूनियन निकला। यूनियन फिर बता रहा हूँ, यूनियन में सारे लेने होते हैं, दोनों सेटों में सब लेने होते हैं, तरतीब से लेने होते हैं और जो डबल आया होता है उसको एक मरतबा लिखना होता है। इसके बाद अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट की तरफ लेके चलेंगे कि आपको इसका भी फार्मूला समझ आ जाए। A यूनियन B, अब जब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो इसको यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B लिखा जाता है। अब इसमें कीमतें हमने लिखनी है। यूनिवर्सल सेट इसमें ये पड़ा हुआ है जो आपके पास है, ये बड़ा सेट है यहाँ पे, तो A B C D E F G H, ये सेट ये पड़ा हुआ है। और अब ये जो इसका साइन माइनस है, ये सेट हमने जो भी हासिल किया था ये पड़ा हुआ है। A यूनियन B का आंसर इसके आगे लिखेंगे, A B C D E F G H। इन दोनों में हम मुवाजना करेंगे, हमें चीज़ समझ आएगी कि दोनों सेटों में जो चीज़ बच जाए वो लिखेंगे। तो A B C D इधर भी है, E F G H इधर भी है। तो यहाँ इस सेट में जो चीज़ नज़र आ रही है कुछ भी नहीं मिल रहा, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये इस तरफ इसका आंसर जो निकलेगा वो बनेगा एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट इसका आंसर नंबर 1 हो गया। हमने अभी जो ये वर्क किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका काम शुरू हो गया था, जिसको हमने मुकम्मल किया तो उसका आंसर ये निकल आया। अब हम इस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड पे शुरू करेंगे, इसका काम शुरू करेंगे जो है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में। तो इसमें भी यही फार्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मुकम्मल किया वो यही था। अगर हमने A का बनाना है कॉम्प्लीमेंट तो पहले यूनिवर्सल माइनस A सेट को करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट आपके पास जहाँ लिखा हुआ है वो तरतीब सेम है उसकी, ये पड़ा हुआ है, इसको लेंगे A B C D E F G H माइनस A सेट लेना है। अब A सेट आप चेक कर लें, ये मौजूद है A B C D। इन दोनों सेटों में हमने चेक करना है, जो चीज़ दोनों में शामिल है वो कट जाएगी, A B C D ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में मौजूद है, माइनस करना है। और जब आपके पास सेट इसका बना उसका आंसर निकला जो बच गया E F G H। ये जो जवाब निकला आपके पास A के कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकल आया। अब मैंने इसी तरह इस B के आंसर को बनाना है। ये तो मैंने इस A को बनाया, अब मैं B को बनाऊंगा। अब
अब बी के लिए भी मैं यही काम करूँगा, मैं लिखूँगा बी का कम्प्लीमेंट जो बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस बी से। इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले हल किया। तो मैं यूनिवर्सल सेट लिखूँगा, इसके लिए भी ये जो पड़ा हुआ है यही वाला लिखा जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस बी सेट। अब देख लीजिए इस तरफ पड़ा हुआ है, ये लिखा जाएगा ई एफ जी एच। इन दोनों में मैं चेक करूँगा कौन सी चीज़ हमारे पास निकलेगी जो मिले, तो ये ई एफ जी एच यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ से कट जाएगा। और अब आप इसको इसके आंसर को लिख लेंगे जो इसके पास बच गया। इस सेट में ए बच गया, बी सी और डी, ये आपके पास अब इस आंसर का पार्ट हो गया जो इस आंसर का पार्ट था। अब इन आंसरों को दोनों को आपने सॉल्व करना है, जो उसकी शर्त है, शर्त ये लिखी हुई है, इसके मुताबिक लिखेंगे। ए का कम्प्लीमेंट होगा, इंटरसेक्शन चेक करते हुए बनाना पड़ेगा। अब एक आंसर कहाँ पड़ा हुआ है आप चेक कर लें, एक आंसर ये पड़ा हुआ है, एक आंसर लिख दीजिए इसके सामने ई एफ जी एच, और इसको करना है इंटरसेक्शन। और यहाँ बी का आंसर कौन सा बनाया था हमने, ये है, इसको लिख लीजिए ए बी सी डी। इनके अंदर आपको जो चीज़ चुननी है ढूंढनी है वो है इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों सेक्टर में पाया जाए। तो हम भी देखते हैं क्या इन दोनों में ए ई जी एच या ए बी सी कोई मिलता है, तो कोई चीज़ नहीं मिलती, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जो चीज़ ना मिले उसको लिखते हैं फिर एम्प्टी सेट। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। जब ये पता चल जाए कि ये आंसर जो 1 का आंसर है, ये वाला आंसर 1 का है और इसका आंसर 2 का है, दोनों सेम आए, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर आपके पास अभी आ गया। इसमें जो ज़रूरी बात याद रखनी है कि जो पहले लेफ्ट हैंड साइड का आपने ये सेट का जवाब बनाया, ये फर्स्ट आंसर है, और फिर जब राइट हैंड साइड पे आपके इस वाले का, तो इसको अलग अलग आपने पहले इसको सॉल्व किया, ए को कम्प्लीमेंट को, फिर बी के कम्प्लीमेंट को, फिर ये दो जब आंसर कम्प्लीमेंट के आगे फिर इनको इकट्ठा इंटरसेक्शन किया। इंटरसेक्शन में समझाया कि दोनों में जो चीज़ मिलती जुलती है वो लिखती है, इसमें कुछ नहीं मिलता तो खाली सेट हो गया। जब ये दोनों सवाल के जवाब सेम आ जाए तो ये जवाब ठीक होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल आ जाती है, ये इसका जवाब है। में जो क्वेश्चन नंबर 4 का आप इधर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है और इसी क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट बी है। ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में मौजूद है। पहला पार्ट आपको जिस तरीके से हमने समझाया वो इसी तरह था कि दोनों के जवाब ओके हो गए। अब इस तरफ हम आए तो यहाँ पे हमें नज़र आया कि वेरीफाई एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें सबसे पहले उस प्रॉपर्टी को ढूंढना है जो एसोसिएट की होती है। वो हमारे पास आ जाएगी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये लेफ्ट साइड पे, और राइट पे आ जाएंगे तो एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट में वाई इंटरसेक्शन जेड। ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये एसोसिएट की प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में, क्योंकि यहाँ सब में इधर भी देख लें इधर भी देख लें ये इंटरसेक्शन है, तो ये 3 सेटों में बनता है, तो इसलिए एक्स वाई जेड के तीनों आते हैं और इंटरसेक्शन की मदद से लेफ़्ट और राइट पे बनता है। अब हम इसके सॉल्यूशन को बनाएंगे और वो सॉल्यूशन जो है हमारे पास होगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स यूनियन इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड के साथ। तो मैं इसको सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो पहला मेरे पास यहाँ आ जाएगा x, तो मैं x सेट लिख लूँगा यहाँ पे। x मेरे पास है ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
और 110। ये सब कुछ जो मैंने लिखा वो इस x के अंदर मौजूद है। और करना क्या है, हमने इसको इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन अब होगा हमारे y के साथ। अब y को इधर जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये y का आंसर ये पड़ा है 90, 92, 94, 96, 98, 98 के बाद 100, 102, 104, 106, 108 और 110। ये दो जो मैंने लिखे, ये मैंने x एंड y का आंसर किया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें जो पूछने वाली बात की गई है वो है हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है इनमें जो मिलता जुलता है सिर्फ वो लिखिएगा। तो ये सिर्फ इस पार्ट का जवाब है। अब इसमें z है, हम z को भी इसके साथ इंटरसेक्शन करके यहाँ से एक ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो ये ब्रैकेट जो वजाहत करेगी कि इसका जवाब है और ये z इसके आगे अब लिखा जा रहा है। अब z का आंसर ये लिखा हुआ है, इसमें 91 से शुरू है, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 और 109 ये है। अब ये देखिए, पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन z को आखिर में एज इट इज़ छोड़ना है कि बाद में इसका काम होगा। तो मैं सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन में चेक करता हूँ क्या चीज़ मिलती जुलती है। तो मुझे यहाँ 90 नज़र आया पहले नंबर पे, 92 नज़र आया दोनों में, ये देखिए 90, 92, 94 और इसके बाद 96 है दोनों में, फिर 98 है, फिर इसके बाद 100 है, 102 है, 104 है, 106 है, 108 है और 110 है। ये मैंने लिख लिए। ये मैंने इसलिए लिखे जो इसमें मिलते जुलते थे वो लिखने हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन जो एज इट इज़ इसको z को छोड़ा था, ये z को छोड़ा था, दोबारा लिख लें। 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109। अब इसके अंदर जब इनका इंटरसेक्शन किया तो ये मिलता था, अब इनमें जो मिलता है वो लिखना है। जब हमने यहाँ चेक किया तो ये तो हमारे पास 90, 90, 92, 94, यहाँ 91, 93, 95, ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये लास्ट का फिगर जो है 109 है, ये 1010 है, जिसमें कुछ नहीं मिला। तो ये इस सेट का हमारे पास आ गया एम्प्टी। ये क्वेश्चन नंबर इस पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकल गया। अब हम इसका राइट हैंड साइड शुरू करेंगे। इस पार्ट की तरफ हम जाएंगे, इधर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड और ये क्वेश्चन आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के साथ। जब हम इसको बनाएंगे तो पहले x सेट लिखना है। x सेट आपके पास ये पड़ा हुआ है, इसे लिख लीजिए इक्वल करके। x सेट है आपके पास 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 6, 107, 108 और 109 और 1110, क्योंकि ये पूरे 110 तक हैं। इसके बाद आगे है हमारे पास इंटरसेक्शन, इसको हम इंटरसेक्शन करके छोड़ देंगे। लिखना है, लिखने के बाद छोड़ दिया। अब इस पार्ट में आना है। अब इस पार्ट को हमने इंटरसेक्शन लिख दिया, तो ये अब इस पार्ट को पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो हम इसको लिखेंगे। y का आंसर हमारे पास आ गया। y सेट आपके पास ये है 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110। ये जवाब मेरे पास आया इस y के लिए जो मैंने अभी बनाया ये। अब इंटरसेक्शन है z के लिए जाना है। अब z में तो ये लिखे हुए 91, 93, 95, 97,
99, 101, 103, 105, 107 और 109 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे मज़ीद चेक करेंगे कि इनमें दोनों में क्या मिलता है। ये जो लिखी वाली बात थी ये एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि ये आखिर में सेट हल होगा। पहले इस वाले इन दोनों में हमने हल करना है, क्योंकि इन दोनों में हमारा पहले हल होगा फिर इससे मिलेगा। तो ऊपर वाली रकम फिर सेम लिख दें, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 108, 109 और 110। ये जो सेट लिखा हुआ है इससे अभी हमारा काम नहीं है। ऊपर भी हमने लिख के छोड़ दिया था, अभी भी छोड़ दिया। हमारा काम पहले इसमें है, क्योंकि हमने इससे हल करना है। इसमें है, हमने इससे हल करना है। इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढना है। अब इसमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ 90 है, 92 है, 94 है, 96 है, तो ये दोनों मैच नहीं होते हैं। 91, 93, 95, 97 इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा। जब कुछ नहीं मिल रहा तो इसका जवाब निकला यहाँ इसका जवाब निकला एम्प्टी सेट। इन दोनों का जवाब यहाँ निकला एम्प्टी सेट। अब इस एम्प्टी सेट के साथ इसको जब चेक करेंगे कि इस वाले में इंटरसेक्शन क्या मिला, तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलता सिवाय खाली सेट के। इसका आंसर नंबर 2 ये है। जब इन दोनों के जवाब लेफ्ट हैंड का जवाब और राइट हैंड का जवाब सेम आ जाए तो आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। या इस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं दोबारा से, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ये इसका आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 5A आप कर रहे हैं। लॉग में है सम ऑफ द टू नंबर इज 35 एंड देयर डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस के लिए आप समझ रहे माइनस है और सम के लिए आपके पास प्लस होगा। और दोनों नंबरों में एक का बताया 35, एक का बताया 13। फाइंड द नंबर यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ये बाद में करना है। तो सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे पहले नंबर को कि हमारा पहले नंबर है नहीं, तो हम इसको करेंगे लेट the first number equal to x कहलाएंगे, let the second number ये हमारे पास y कहलाएंगे। अब ऊपर इस इबारत को पढ़ते हुए सम का मतलब है जमा, तो हम पहले लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 35। ये इक्वेशन हमारे पास 1 तैयार हो गई है। अब डिफरेंस में भी यही करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 13। ये आपके पास दो इक्वेशनें तैयार हो चुकी हैं। अब इन इक्वेशनों में जो चीज़ आप देख रहे हैं इसके मुताबिक जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ प्लस माइनस के साइन की वजह से इस साइन का सिलसिला कट सकता है। ये हमने यहाँ से काट दिया। कटने के बाद अब आपके पास यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कोई वैल्यू ना हो, तो आप देखते हैं इसकी वैल्यू कुछ एक है, इसकी भी एक है, तो ये आ जाएगी 2x। और यहाँ इनको प्लस कर देंगे 5, 3, 8, 48। अब वेरिएबल को बाहर रह देंगे, 48 को इसकी वैल्यू को नीचे लाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। 2 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 248। इसका जवाब निकला x की वैल्यू का 24। ये हमारे पास ये जो आंसर निकल आया 24। अब इस वैल्यू को हम लोगों ने आगे चेक करना है कि इसकी वैल्यू को हम जो आंसर निकाल चुके हैं इसको पुट करना चाहते हैं। अभी वर्डिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन जो आपके पास ऊपर लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर
1। अब इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई, हम लिखेंगे x प्लस के y इक्वल टू 35, क्योंकि बोली गई है x की वैल्यू तो x की जगह में लिखी जाएगी 35। अब आपके पास जो आंसर इसका लिखा है हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसका आंसर है 24। ये x की जगह में ये इधर लिखा जाएगा, y इधर ही छोड़ दीजिए, और अब इधर का प्लस जब वहाँ इक्वल का शिफ्ट होता है तो वहाँ माइनस हो जाता है। अब 35 में से 24 निकालें तो आपके पास आंसर निकल आएगा 11। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि जो दोनों आंसर हमारे आए हैं ये सही है कि नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। चेक्ड, ये चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए हम देखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 35, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने सॉल्व की है, इसके अंदर हम दोनों कीमतों को रखेंगे। अब x की कीमत हमारे पास ये लिखी हुई है, इसको हम लिख देंगे 24। y की कीमत ये लिखी हुई है, हम इसको लिख देंगे 11। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो इस तरफ भी जवाब 35 है, इस तरफ भी 35 है। अगर दोनों का जवाब लेफ्ट राइट साइड दोनों पर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये आंसर आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5b, ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे 5a में जो किया, इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन 5b है। इसके चेक करें, कंस्ट्रक्शन करनी है, एक ट्रायंगल बनना है जिसमें ए बी की कीमत 6.9 है और बी सी की कीमत 8.1 है और एंगल बनेगा 90 पे। जब कि ये मेरे पास ए बी की कितनी कीमत है, तो मैं एक यहाँ से फुटा नहीं है लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ए बी की एक लाइन लगाता हूँ, इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ, और आपने जो बनाना है तो आप फुट्टे की मदद से मेजरमेंट सही रखेंगे 6.9 सेंटीमीटर की। ये जो मैंने बात अभी लिखी है इस बोर्ड पे, अब इसको मैं यहाँ वर्ड्स में लिखता हूँ कि जो मैंने पहला काम किया, एक लकीर लगाई थी, मैं लिखूंगा ड्रा ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। जो काम करेंगे उसके मुताबिक उसको भी आप नोट करते जाएंगे। अब आगे आपने दूसरा काम करना है, क्योंकि ए के ऊपर आपने वर्क आपका चल रहा है, यहाँ ए लिखा हुआ है तो 90 डिग्री इधर बननी चाहिए, तो यहाँ से हम इसको उठा लेंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री का ये हिस्सा बन जाएगा। अब यही बात हमने अभी लिखनी है जो अभी हमने काम किया। नंबर 2, ड्रा एन arc of radius 90 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ रखा इसके मुताबिक प्रकार खोला तो यहाँ इधर एर्क हमारे पास बन गई थी, तो ये 90 की डिग्री की ये बात बताने के लिए कि 90 डिग्री, और हमने यूज़ किया था यहाँ पे, आपने तो अपने पास वहाँ यूज़ कर लेना है कंपास को, कंपास खोल के उसकी मदद से, या डी छोटी है उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप आपने बनाना है नया, यूज द बी। अब हम इस बी पे इसके बताए प्रकार करके एक यहाँ से एर्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी पॉइंट लिख देंगे, यूजिंग पॉइंट बी। बी को यूज करके ये इस सी पॉइंट पे हमने एक लकीर लगाई थी, एज अ सेंटर, यूजिंग एज अ सेंटर एंड ड्रा, और हमने ड्रा किया था यहाँ एन एर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर। जो मैंने यहाँ रखा तो इसके मुताबिक जो ये थी ये वर्किंग 8.1 सेंटीमीटर की, यहाँ हमने उसके साथ कट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो काम करना है, ज्वाइन कराना है, ज्वाइन बी सी, ये बी को इस सी से हमने मिला देना है, ये तो ये हमने इसको मिला लिया। अब ये जो चीज़ हमारे पास ज्वाइन होने के पास बन गई, ट्रायंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये इसका आंसर निकल रहा है।
ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, जो आपको लाजमी करना है। आपको ये हिस्सा लाजमी करना है, ये दोनों सवाल सीख लीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत अहम है, इसको आप देख लें। अ स्फीयर शेप स्वीट हैज़ 14 mm डायमीटर का है, और इसी तरह हाउ मच, कितना उस पर एम क्यूब के अंदर मटेरियल पड़ा होगा जो ज़रूरत है उसको नीडेड फॉर अ स्वीट के लिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो आपने काम करना है वो यहाँ से इसका डायमीटर ऑफ स्वीट चेक करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ डायमीटर, मीटर ऑफ स्वीट। उन्होंने जो हमें दिया हुआ है डायमीटर स्वीट डी लिखेंगे, और डी के आगे आपके पास आ जाएगा 14 mm, ये लिखा हुआ है जी। ये डायमीटर आपके पास ये मौजूद है 14 mm की शक्ल में। अब दूसरी चीज़ है यहाँ इसका रेडियस के लिए, तो हम इसको रेडियस चेक करेंगे कि हमारे पास रेडियस में आर, तो हम रेडियस के लिए करते हैं तो आपको याद होगा d/2 आप एक फार्मूले के मुताबिक चेक करते थे। तो ये रफ में बनाएंगे। अब d की कीमत आपके पास 14 रख दी जाए और 2 पे इसको डिवाइड करें तो जवाब 7 आ जाता है। तो अब इसका रेडियस जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो 7 mm का हो गया। अब इसके वॉल्यूम ऑफ स्वीट चेक करनी है हमने, वॉल्यूम ऑफ स्वीट इसको चेक करना है। इसके लिए आपके पास जो वर्किंग है उसको उतने हिस्से देखने पड़ेंगे कि एक का हिस्सा 4/3 आप ले लेंगे, एक में से 4/3 आपके पास एरिया हो जाएगा इसका, और जो बराबर होता है आपके पास पाई आर का क्यूब के साथ। अब इसकी वैल्यू करेंगे 4 पॉइंट, ये डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, जो इसकी कीमत है वो ऑलरेडी आपको पता है कि 22/7 होती है। और यहाँ पे जो क्यूब है आपके पास अभी हमने हासिल किया था ये 7 को आपने 3 मरतबा करना है। अब ये जवाब आपके पास दोबारा लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई। अब 7 को 3 टाइम करूँ तो इसके जवाब में हमारे पास आंसर बनता है 343। अब 343 को मैं 7 पे चेक करूँ तो इसकी कटिंग मेरे पास आ जाएगी 7 1 ज़ा 7, 7 49 49 7 3 6 3 34 7 चुके 28 34। ये अब ये देखिए पूरा आ रहा है। अब मज़ीद इसमें देख लें कोई और कट हो सकता है, नहीं हो सकता तो 4 × 22 और 49 ÷ 3 देख लेंगे। इन सबको जब मल्टीप्लाई करें तो जवाब निकलेगा 4312 ÷ 3, और जब इसको इस पे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1437.33 m का क्यूब आंसर निकलता है। ये आपकी बुक में जो आंसर है वो चेंज है और इसके मुताबिक आपका जवाब ये निकल रहा है। क्वेश्चन जो आपके पास है एरिया ऑफ बेस, बेस के अंदर आपको यहाँ सॉलिड कौन है, तो ये मैंने एक अपने हिसाब से तस्वीर बना ली है। इसके अंदर वर्किंग करनी है और इसकी हाइट भी बतानी है, ये कितना ऊंचा नज़र आ रहा है ये भी बताना है, और इंटरनल इसका एरिया भी बताना है इसका। आपने जो इसमें वर्क करना था एरिया ढूंढना था, ये लिखा हुआ है आपके पास एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ से पिक करके यहाँ लिख दिया। अब हमने जब ये लिख दिया तो दूसरे नंबर पे हमने जो एरिया फाइंड करना होता है इसका फार्मूला होता है, उसको ज़हन में रखें कि ये पाई आर का स्क्वायर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई के स्क्वायर की कीमत आपको पहले बताई हुई है, वो हमारे पास बनती थी पाई की कीमत 22/7, ये इसकी जगह में आ जाएगी 22/7, और रेडियस हमारे पास अभी हल नहीं हुआ तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर की रेडियस पता करना है तो इसकी वर्किंग में जब ये रेसिप्रोकल होगा ये साइड अंदर की तरफ आना चाहिए तो ये उलट जाएंगे, यहाँ पे 22 ऊपर की बजाय नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब जब इसको वर्क करना है इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ देख लेंगे किस टेबल पे जाता है। 22 को हम चेक करते हैं 7 टाइम पे तो जवाब हमारे पास 54 निकलता है।
7 2 ज़ा 14 1 14 1 54। तो 22 को जब 7 टाइम किया तो ये निकल आए, और अब बच गया हमारे पास 7 और 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब निकलता है 49। यहाँ पहुँच के अभी जो चीज़ आपको समझानी है कि इस साइड पे जो आर के ऊपर हमारे पास रेडियस नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, और 49 के भी अंडर रूट आ गया, ये तो अंडर रूट के साथ कट जाएगा। अब 49 का जो आप एलसीएम करेंगे 7 7 से 7 1, तो 7 के ऊपर ट्वाइस हो जाएगा, और जब आप इसका कट करेंगे ये साइन, तो आंसर निकल आएगा हमारे पास 7। अब 7 तो आंसर हमें मिल गया कि ये 7 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। ठीक है, इसी को अब आप देखेंगे कि जो इसकी ऊंचाई है जो इधर लिखी है, इसको भी हमने लेना है। हाइट इसकी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये दो बातें होंगी। अब इसको हम हाइट को लेटरल एरिया में लेके जाएंगे कि दोनों का जवाब हमारे पास आ जाए। लेटरल एरिया, लेटरल एरिया का फार्मूला आपके पास है पाई रेडियस एल, एल हाइट में आ जाएगा। पाई की कीमत ऑलरेडी पहले आपको बताई हुई है, 22 साथ ही रहेगी, मल्टीप्लाई रेडियस आपने अभी हासिल कर लिया 7 है, तो आप इसको इसकी जगह में 7 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई ये जो अभी हाइट आपने यहाँ से मैंने लिखी है यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 को 7 से काट दें और 22 को 10 से ज़रब दे दें, तो जवाब निकलेगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में था और 10 भी सेंटीमीटर था, इन दोनों का जवाब हमारे पास निकल आया, हमारे पास निकल आया यहाँ पे 220 सेंटीमीटर। ये अब प्रोजेक्ट के दोनों क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। प्रोजेक्ट का क्वेश्चन जिसका ए पार्ट आप देख रहे हैं सामने, ये अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, और इसका सेकंड पार्ट बी ये देख लीजिए। ये दोनों आपने देख लिए, अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, इसके मार्क्स हैं और ये लाजमी आपने डन करना है।